जैसा हमने बोला कि ईरान ने जिस तरीके से इजराइल पे अटैक किया, उसके बाद भी 10% मिसाइल अगर हिट की तो बहुत बड़ा डिस्ट्रक्शन खूब हमें तबाही देखने हुई को है। मिला है और बहुत तबाही हुई है। ये तस्वीरें आप लोगों के जरिए हमने भी देखी हमने है। रिकॉर्ड किया, जी, कोई और आपने ऐसा नहीं कि रिकॉर्ड किया किसी है। और ने रिकॉर्ड जी, किया। आपने तो आंखों से देखा है अपने। लेकिन ईरान के पास ना तो अलग अलग देशों में अपने बेस है, ना तो उसके पास यूएस की मदद है। मुझे नहीं पता कि चाइना और रशिया ईरान की कितनी मदद कर रहे थे, और ये साफ तौर पर अभी आया नहीं है। इस पर मैं भी आपसे जानना चाहूँगी। तो इजराइल के पास जितना यूएस की मदद थी, ईरान अकेला लड़ रहा था, और ईरान ने अच्छा खासा इजराइल को नुकसान पहुंचाया है। तो इससे ईरान की क्या एक बड़ी ताकतवर तस्वीर दुनिया के सामने आती है? देखिए, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि एक तो पहली बात, दुश्मन को कभी कमज़ोर नहीं समझिए। ये आपने पिछली बार भी हर जी बार मैं ये ईरान कहता की हूँ, जी। और ईरान एक कमज़ोर देश कभी नहीं था। अच्छी बात ये थी कि इजराइल ने कभी ईरान को हल्के में नहीं लिया। वो हमेशा यही कहता रहा है कि ईरान बहुत पावरफुल कंट्री है, बल्कि इजराइल कहता था और लोग भरोसा नहीं करते थे। इजराइल ये कहता था कि ईरान बहुत पावरफुल कंट्री है, उनके मिसाइल प्रोग्राम और उनके जो और वो यही कहते थे कि सोचिए अगर उनकी मिसाइल इतने खतरनाक है तो जब अगर परमाणु बम बना लेगा तब क्या होगा मेरा। बिल्कुल। तो ये इजराइल की दलील है। ईरान की बात करते हैं तो देखिए, ईरान में 40 साल से, जब से कि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खमनेई ने 1979 में जो क्रांति हुई और उसके बाद जो इन्होंने गद्दी संभाली थी 1983 में, तो लगभग 4 दशक से वो अमेरिका, इजराइल और पश्चिमी देशों के खिलाफ झंडा बुलंद किए हुए हैं। इस बीच में कई मिडिल ईस्ट के दूसरे शासक नहीं रहे, चाहे वो सद्दाम हुसैन हो, गद्दाफी हो, या फिर सीरिया में असद हो। तो ईरान के का जो बेसिक सोच है वो ये है कि अफगानिस्तान हो, सीरिया हो, इराक हो, लीबिया हो, इनका हाल इसलिए खराब हुआ क्योंकि इनके पास परमाणु बम नहीं था। तो उनको लगता है कि अगर मैं परमाणु बम बना लूंगा तो फिर मैं सुरक्षित हो जाऊंगा। पहली बात इसका तो कोई दूसरा और इरादा नहीं सामने आता कि इजराइल को तबाह करने हाँ, वाला। उनको नहीं देखिए, तबाह करने के लिए तो दोनों मुल्क कह रहे हैं। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ईरान और इजराइल में तो मैं आज तक तय नहीं कर पाया कि गलत कौन है, क्योंकि दोनों की अपनी अपनी दलीलें हैं। और अब ये जंग इतनी आगे जा चुकी है कि अब ये तय करना भी कि सही कौन है गलत कौन है ये भी बेमानी है। देखिए, ईरान और इजराइल दोनों मुल्क ऐसे हैं जो दोनों एक दूसरे को धरती से मिटा देने की बात कहते हैं। ईरान कहता है कि इजरायलियों को रहने का अधिकार नहीं है इस धरती पर, और इजराइल कहता है कि ईरानियों को रहने का अधिकार नहीं है ना। 79 में से पहले ईरान और इजराइल के रिश्ते अच्छे थे जी, वो सारी टेक्नोलॉजी ही इजराइल की दी हुई थी। वो यहाँ से ईरान से तेल लेते थे, और मुझे लगता है कि पहला देश था ईरान, आयरॉनिकली, जिसने इजराइल को मान्यता दी थी 1979 से ये पहले। 79 से पहले उनके अच्छे थे। तो वही होता है ना, जब दो दोस्त जब दुश्मन बन जाए ना तो वो बड़े खतरनाक होते हैं, है ना। आज हम लोग कहते हैं कि जब ट्रम्प और एलॉन मस्क की दुश्मनी क्या होगी वो तब सोचिए। खैर अभी उस पर भी बात करनी है जी। तो कहने का मतलब ये है कि देखिए, ईरान और इजराइल के रिश्ते अच्छे थे। 79 की क्रांति हुई, 79 की इस्लामिक क्रांति के बाद क्या जो रिजीम आया वो एंटी इजराइल था, एंटी वेस्ट था। तो और अमेरिका तो दूर था, तो सबसे आगे में उसके इजराइल था, तो इजराइल के खिलाफ उसकी जंग रही। अब क्या है कि ऐसा नहीं है कि ईरान ने कुछ नहीं किया भाई। हमास, हिजबुल्लाह, हुती, ये प्रॉक्सी तैयार किए इजराइल से लड़ने के लिए। इजराइल ने पहले उन सबको निपटाया, एक एक करके उनसे लड़ाई लड़ी, ठीक है। हमास के अपने पॉलिटिकल एस्पिरेशन थे या अपना एक पॉलिटिकल लॉजिक था, लेकिन इन सब के बीच में अगर आप जंग के हिसाब से देखें तो ये सब तैयारियों के बीच में अब सीधे आमना सामना इन दोनों का सीधी टक्कर थी। तो इजराइल को पता था कि इनके पास प्रोग्राम है। बल्कि देखिए, इजराइल को जितना ईरान के बारे में पता था उतना ईरान को भी शायद अपने बारे में नहीं पता था। मुझे भी यही लगता है। मैं इसलिए ये कह रहा हूँ कि ईरान के राष्ट्रपति थे महमूद अहमदीनेजाद। अहमदीनेजाद ने एक बार एक इंटरव्यू में कहा कि एक बार उन लोगों ने एक टीम बनाई कि मोसाद का कौन कौन सा ईरान में एजेंट है। उसके लिए जो 20 मेंबर की एक टीम बनाई, पता चला कि जो उस टीम का जो हेड करता है वही मोसाद का एजेंट था, है ना। तो आप ये सोचिए कि 12-13 जून की रात को जब इजराइल ने ईरान पर अटैक किया और जिस तरीके से मिलिट्री के टॉप लीडरशिप को मारा, मतलब उस दिन इजराइल को एग्जैक्ट पता था कि किस कमरे में, किस फ्लोर पर, किस बेड पर कौन सोया हुआ है, और उस हिसाब से उसको मारा गया। तो ये कैसे संभव है ना।
तो हिंदी में कहावत है ना कि घर का भेदी लंका ढाए, तो चाहे वो विभीषण कहिए, जयचंद कहिए, चाहे जो भी कहिए, लेकिन सच यही है कि वो जानकारी उनके पास तो थी। हाल ही में मोसाद के हाँ, जो तो डायरेक्टर है उन्होंने भी ये बात कही। तो मेरा कहना यह है कि अगर उनके पास ये जानकारी थी तो ऐसा नहीं है कि इजराइल को ये नहीं पता था कि ईरान के मिसाइल क्षमता कितनी है। ईरान एक ऐसा मुल्क है जिसके बारे में आप ये कह सकते हैं कि वो जितना ज़मीन के ऊपर है उतना ज़मीन के अंदर है ना। मोसाद, वो माफ करिए, हमास और हिजबुल्ला जो आप टनल सिस्टम कहते हैं, ये सब तो छोटा मोटा है। ईरान में तो ज़मीन के भीतर शहर बसे हुए हैं। तेहरान में एक बड़ा मार्केट जो है वो पूरा आधा तेहरान कहते हैं लोग कि शहर के अंदर, ज़मीन के अंदर है ना। उसी तरह से उन्होंने अलग अलग सिटी बनाई है, मिसाइल सिटी उस तरह के बनाए। और दूसरी बात है 40 साल में उनको भी पता था कि एक दिन ऐसा आएगा जब हमारे न्यूक्लियर साइट पर अटैक होगा, तो उन्होंने इसीलिए फोर्डो जैसे न्यूक्लियर साइट को पहाड़ी के अंदर बनाया। तो इस तरह का अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी बनाने का, न्यूक्लियर साइट बनाने का उनका पर्पस था। लेकिन चूंकि लोगों को ये लगता है कि आखिर ईरान ने ये कैसे तकनीक हासिल की। देखिए, ईरान को पता था कि मेरी सीधी जंग इजराइल से जब होगी तो इनके बीच में 2000 किलोमीटर का डिस्टेंस है, तो आर्मी तो लड़ने जाएगी नहीं, तो आपको एरियल पावर बनाना है। तो एरियल स्ट्रेंथ के तौर पर उन्होंने पहले ड्रोन डेवलप किया, है ना। तो ड्रोन डेवलप किया, उसके बाद उन्होंने मिसाइल प्रोग्राम डेवलप किया। अब ये सब इतनी कॉम्प्लिकेटेड टेक्नोलॉजी है कि ईरान के पास ये सफिशिएंट टेक्नोलॉजी, कम से कम आत्मनिर्भर ईरान तो नहीं था। तो ऐसे में इस बात के मतलब लगभग कहिए पुख्ता प्रमाण ही है कि उसको रूस ने, चीन ने, नॉर्थ कोरिया ने टेक्नोलॉजी से मदद की। लेकिन इस जंग का जहाँ तक ताल्लुक है तो मतलब मैंने मॉस्को में भी काफ़ी लोगों से बात की कि एक बात बताइए, जब रूस यूक्रेन युद्ध में ईरान ने आपकी इतनी मदद की और जब आपने सीरिया में साथ नहीं दिया, तो क्या आप ईरान के साथ भी ऐसा करोगे? तो उनका लॉजिक है, जो रूस की दलील है, हम अपने दर्शकों को बता दें। लोगों के मन में भी ये सवाल आता होगा कि आखिर रूस ने ईरान की वैसी मदद की या नहीं की जी। तो रूस ने मदद की, लेकिन रूस ने 25% मदद की। 25% मदद मतलब डिप्लोमेटिक मदद की। याद करिए जिस दिन अमेरिका ने एंट्री मारी, अमेरिका ने न्यूक्लियर मतलब अपने B-52 बॉम्बर से अटैक किया, उसके अगले दिन ईरान के विदेश मंत्री मॉस्को गए, पुतिन से मिले और पुतिन ने उसमें स्ट्रॉन्ग डिप्लोमेटिक सपोर्ट ईरान के पक्ष में दिया। चीन से भी बयान आए। वो एक बड़ा कारण था ट्रंप का सीज फायर का फैसला लेने का। बिल्कुल। तो युद्ध रुकवाने में मदद की, लेकिन जंग में सीधे सीधे इन्वॉल्व नहीं होने के पीछे जो रूसी दलील है वो मैं रखूं तो रूस का कहना है कि 2021-22 में हमने ईरान को ऑफर दिया था कि आप आइए हमारे साथ एक सिक्योरिटी अलायंस बनाइए। तभी रूस यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ। उसके बाद ईरान को लगा कि अगर मैं अभी रूस के साथ कोई सिक्योरिटी अलायंस बनाऊंगा तो वेस्ट मेरा भी दुश्मन हो जाएगा और फिर मुझे जंग में घसीटा जाएगा। लेकिन वो कहते हैं ना कि जो डर आपका था वो एक दिन हकीकत में आ ही गया। लेकिन उसने रूस के साथ वो सिक्योरिटी अलायंस बनाया नहीं, जैसे मान लीजिए नाटो टाइप का कोई अलायंस उसने बनाया। तो रूस का कहना, हमने तो कहा ही था उनको कि आप आ जाओ भाई, हमारे सिक्योरिटी छतरी के नीचे आ जाओ। और उन्होंने बाद में बनाया। डिसीजन होना चाहिए था ईरान की तरफ से उस वक्त, अगर वो लेते तो उस समय अगर हो जाता। लेकिन देखिए, मैं ये कहता हूँ कि ईरान की जो डिप्लोमेसी रही है सब दिन से, ईरान अपने स्ट्रेटेजिक पेशेंस के लिए जाना जाता है। उनकी डिप्लोमेसी का एक हिस्सा रहा है। वो कभी भी ओवर रिएक्ट नहीं करते हैं और इसी वजह से वो 40 साल से तमाम तूफान से बच गए। अब तो इसके डर नजर आता है हमें। लेकिन देखिए, अब मतलब आजकल के बच्चों को अगर आप ये बताएंगे, जो यूथ है उनको ये डाइजेस्ट करना मुश्किल होगा कि ईरान डिप्लोमेटिक या स्ट्रैटेजिक है। हकीकत तो यही है। देखिए, जियोपॉलिटिक्स एक दिन की चीज़ नहीं है और वो आज की बात नहीं है। मतलब ईरान और इजराइल की लड़ाई हो या फिर इजराइल का आपस के देशों से लड़ाई, ये कोई आज 5, 10, 20 साल का सवाल नहीं है। इसकी जड़ें तो कई हजार साल में है। ये सभ्यताओं का संघर्ष है। सभ्यताओं के संघर्ष में जब आप आते हैं, क्योंकि मतलब ईरान इजराइल की बात हो या इजराइल और मिडिल ईस्ट की बात हो, तो फिर आपको जेरूसलम की हिस्ट्री समझनी पड़ेगी। वहाँ से ईसाई धर्म का, यहूदी का और मुस्लिम का कनेक्शन समझना पड़ेगा। तब समझना पड़ेगा कि ये सब क्यों आपस में लड़ते हैं। मैं बहुत बार आसान भाषा में कहता हूँ तो ये सब जो हैं चचेरे मौसेरे भाई हैं जो आपस में लड़ रहे हैं। सबका एक अब्राहम जो कनेक्शन है उसकी वजह से है। लेकिन खैर, नए ज़माने में भी आप आइए तो ईरान के जो सुप्रीम लीडर है अयतुल्ला खमनई, उनके समय में लगातार वो कोशिश करते रहे कि बगैर युद्ध को टाले अपनी ताकत को पहले बढ़ाओ, है ना। तो उन्होंने उसके लिए IRGC
को एक अलग फोर्स के तौर पर डेवलप किया, उस आईआरजीसी को सशक्त बनाया, फिर आईआरजीसी के ही अंदर में उन्होंने कुद्स फोर्स का निर्माण किया, फिर कुद्स फोर्स के जरिए उसने हमास, हिजबुल्लाह, हुती जैसे प्रॉक्सी को तैयार किया जो दुश्मनों तक लड़े। लेकिन मतलब उन्होंने कई लेयर आप बनाई, सोचिए कि उन्होंने पहले प्रॉक्सी बनाए, फिर कुद्स फोर्स बनाया, फिर जाके आईआरजीसी बनाया, तब ईरान था। तो इस तरीके से उन्होंने ये तैयारी की। मिडिल ईस्ट कंट्री के साथ भी उनके जो रिलेशन है वो खट्टे मीठे रिलेशन रहे, लेकिन कमोबेश अब क्या है कि एक बात मैं और आपके ही प्रोग्राम में ये कहता था कि मिडिल ईस्ट की कंट्री जिस दिन जंग होगी उस दिन वो लोग ईरान का साथ नहीं देंगे जी। आप देखिए कि उन्होंने नहीं दिया। सब खाली पॉलिटिकल स्टेटमेंट देना अलग बात है, मैं भी कह दूं मेरा मॉरल सपोर्ट आपके साथ है ना, ये दोनों तरफ लेकिन है। फिर वही है कि चर्चा बेटा सूली पर भली करेंगे राम।